हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चन। कितने? 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इससे हो सकता है आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाए। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन बन जाए। ओवर एज से पहले आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लो। ओवर एज हो जाओगे, क्या फायदा रहेगा आप सभी की। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ओवर एज साल 2 साल में होने वाले हो तो इससे पहले सभी क्वेश्चन रट लो, पढ़ लो एकदम से, जिससे कि पेपर में आप सभी के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैनल पे यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी मतलब कि ज्वाइन हो सकते हो डायरेक्टली। और वहाँ पर और सारे लड़के ज्वाइन हैं, लगभग वहाँ पर 800-850 लड़के ज्वाइन है। ठीक है, 850 850 तक लड़के ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो सकते हो। फ्री में पीडीएफ मिलती रहेगी, फ्री में पीडीएफ मिलती रहेगी। आप सभी लोग तो ज्वाइन हो सकते हो। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए। 40 प्रश्न पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें सारे। चलो भाइयों, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट राइट आंसर देते रहिए। ओके, तो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? फर्स्ट का भैया करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ। महमूद बिन कासिम था, याद रखो, महमूद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी, याद रखो। यह भी मुस्लिम था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका भैया ए करेक्ट है। कंप्लीट हुआ, चलिए कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पर आ गए। सेकंड क्वेश्चन को बताओ फटाफट। दूसरा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इसको बताओ, कौन कर रहा है इसको। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? 4 ऑप्शंस पढ़िए, महमूद गजनी, सिकंदर, बाबर, तैमूर। सेकंड का राइट आंसर फिलहाल जा रहा है ऑप्शन नंबर इसका भैया ए के साथ। महमूद गजनी के साथ आया था अलबरूनी भारत। ऑप्शन नंबर गाइस ए करेक्ट है, याद रखो, महमूद गजनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इसको देखिए, तूती ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तूती ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, समुद्रगुप्त, कोई नहीं। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को गाइस हम सभी लोग तूती ए हिंद के उपनाम से जानते हैं। इनका गाइस जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में इनका जन्म हुआ था, याद रखें, पटियाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए गाइस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। हर्षचरित के जीवन पर आधारित पुस्तक, हर्षचरित के लेखक कौन है? जो हर्षचरित गाइस ये व्यक्ति थे, इन पर जीवन पर आधारित एक पुस्तक है हर्षचरित। इनके लेखक कौन है? तो गाइस राइट आंसर जा रहा, 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो। फोर्थ का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, बाण भट्ट थे, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाण भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो फटाफट। इस क्वेश्चन को देखो, बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो फटाफट। 4 ऑप्शन देखिए फटाफट इसमें से। तो 5वें का करेक्ट आंसर भैया जा रहा है यहाँ पर फिर से आप एक बार, हर्षवर्धन के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्या करेक्ट है? बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनना है, क्वेश्चन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन लगाया, देखिए यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही रहता है। बाल विवाह की प्रथा किस कार के काल में आरंभ हुई थी? जो गाइस बाल विवाह है, मतलब बाल विवाह की प्रथा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी या फिर आरंभ हुई थी? तो 6 का राइट आंसर भैया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, गुप्त काल। ऑप्शन ए करेक्ट है, गुप्त काल में ये बाल विवाह आरंभ हुई थी, याद रखो। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो अच्छा, इसको देख लो। और कुछ यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन नीचे मैंने दिए हैं, सभी क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चनों में दे दिए, तो वहाँ पर डिटेल वाला भी देख लीजिए आप सभी। किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की कविराज की उपाधि धारण की थी? 7 क्वेश्चन का राइट आंसर भैया मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। भैया समुद्रगुप्त को B.S. स्मिथ ने क्या बोला था? नेपोलियन बोला था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? B.S. स्मिथ ने बोला था भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को ही जानते हैं, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखो। चलिए इसको देखिए, 8 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सोने का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कौन करेगा इसको? सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, वो भी सर्वाधिक? तो 8 का करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए के साथ, सी के साथ, गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में जारी किए गए सबसे अधिक सोने के सिक्के। इंपॉर्टेंट बनना आपके पेपर के लिए क्वेश्चन।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से नीचे देख लो, एक बार नीचे थोड़ा ध्यान से देख लो क्या है। भारत के किसी राजा द्वारा जो गाइस सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे यहाँ पर गुप्त काल में, याद रखो। और यहाँ पूछ लीजिए दूसरा कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो यहाँ नीचे क्या है। भारत के किसी राजा द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसके द्वारा जारी किए गए थे। इस क्वेश्चन को याद रखें, जो सर्वप्रथम राजा के द्वारा पूछ लिया जाए किस राजा ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने। ओके, गुप्त काल की स्थापना कब हुई थी? 275 ईसा पूर्व हुई थी। 275 ईसा पूर्व किसने की थी? गुप्त ने की थी, श्रीगुप्त ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलो आ जाओ फिर इसको देखो, नवा क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बना है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का राजवैद्य था? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कौन करेगा? अश्वघोष, चरक, पतंजलि, नागार्जुन। नवे का करेक्ट है बी, चरक था, याद रखो चरक। जो कनिष्क का राजवैद्य था वो कौन था? चरक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भैया बी करेक्ट है आपका, याद रखिए, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको क्या क्वेश्चन बना है, मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो गाइस मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था पूछा जा रहा है यहाँ पर गाइस। तो भैया पण थी, याद रखो पण। क्या थी? पण थी। ऑप्शन नंबर एक सी करेक्ट है यहाँ पर, याद रखिए। गाइस ये चांदी का एक सिक्का था, पण जो था ये चांदी का एक सिक्का था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी गाइस के पूछ लीजिए क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी यहाँ पर पाटलिपुत्र है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसकी राजधानी पूछ लीजिए तो पाटलिपुत्र करोगे। जो गाइस पण था ये एक चांदी का सिक्का था, याद रखो। तो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम पण था, याद रखिए। राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र लगाइए। इसकी स्थापना पूछे किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 में की थी। पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो है, आपसे लोग देखते रहिए। ओके चलिए इसको देखिए क्या क्वेश्चन बना है, देखिए ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? जो सिंधु घाटी सभ्यता का वृहद स्नानागार बोल सकते हो या फिर विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? तो 11 का करेक्ट आंसर भैया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, मोहनजोदाड़ो में पाया गया, याद रखो। ऑप्शन नंबर भैया इसका ए करेक्ट है। ओके कंप्लीट हुआ। गाइस मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी पूछ लिया जाए तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। ओके मोहनजोदाड़ो को गाइस और मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन, याद रखो। मृतकों का टीला पूछ दिया जाए तो मोहनजोदाड़ो को ही बोलते हैं। और इनकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। कंप्लीट हुआ। तो विशाल स्नानागार गाइस मोहनजोदाड़ो को ही बोलते हैं, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। चलो फिर आ जाओ, इस क्वेश्चन को कौन करेगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को। कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन कर पाए लास्ट में। ओके लास्ट में बताने हैं 25 यहाँ पर 40 क्वेश्चन में से पहले से कितने क्वेश्चन आप सभी को पता थे। 40 क्वेश्चन में से पहले से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को पता था, बता सकते हो। क्या क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो गाइस है ये कहाँ स्थित है? कौन करेगा इसको? तो 12 क्वेश्चन का भैया राइट आंसर जा रहा है पर गुजरात में स्थित है, याद रखो। कहाँ स्थित है? गुजरात वाले लड़के जितने भी गाइस हैं सभी करेक्ट है, गुजरात में स्थित है, याद रखो। कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो फिर देख लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कौन करेगा? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सिंधु, रावी, ब्रह्मपुत्र। कौन कर रहा है इसको? रावी नदी के तट पर स्थित है भैया आपका क्या? हड़प्पा। क्या सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यहां पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के तट पर एक किनारे बसा हुआ है हड़प्पा शहर, याद रखो। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा वासी गाइस जो थे किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो गाइस राइट आंसर जा रहा है 14 का ऑप्शन नंबर ए, कपास। कपास के उत्पादन में अग्रणी थे हड़प्पा वासी। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। गाइस यहाँ पर और थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की गाइस खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछ ली जाए तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की 1921 में, याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आ जाओ फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है?
किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? सबसे पहले पूछ रहे जब प्रथम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में ही की गई थी, डाउट मत होइएगा, याद रखिए। किसके समय में, किसके कार्यकाल में की गई, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। किसके कार्यकाल में कोलकाता जो गाइस प्रथम न्यायालय है कोलकाता का, वहाँ पर स्थापना की गई, किसके समय में? 15 का राइट आंसर गाइस जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। याद रखो। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। ओके, जो कैंडिडेट्स, जो बच्चे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं चैनल पर पसंद आने पर। ओके, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं यहाँ पर है गाइस। राइट आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत का सबसे पुराना न्यायालय गाइस कोलकाता में ही स्थित है, यही है गाइस। सबसे पुराना न्यायालय की बात की जाए यहाँ पर तो कोलकाता में ही स्थित है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में की गई, याद रखो। कब? 2 जुलाई 1862 में की गई गाइस, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई। सभी को पता है ना, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई। किसकी स्थापना? कोलकाता में जो न्यायालय है, याद रखो। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसको। तो फुल डिटेल्ड वीडियो है, वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एक जरूर ठोक कर जाना है। ओके, और ज़्यादा ही बेटर लगे तो आपसे लोग एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिटेल्ड वाला वीडियो बना दिया है। यहाँ पर देख सकते हो क्या क्वेश्चन बनना है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी गाइस किसके शासनकाल में? कौन करेगा इसको? क्या मीर जाफर, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान या फिर आपका हैदर अली? राइट आंसर जा रहा है सिराजुद्दौला। ओके, बंगाल के नवाब थे गाइस सिराजुद्दौला, याद रखो। तो देखिए गाइस फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने एक कमरे में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेडीजें थी और औरतें भी थे, मतलब कि और पुरुष भी थे। ठीक है, 146 व्यक्ति थे, सभी को एक काले कोठरी यानी कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से गाइस 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए थे। ठीक है, 23 व्यक्ति की जान बच पाई थी और सभी औरतों की, बल्कि सभी की मृत्यु हो गई थी। ओके, इसी को ही बोलते हैं ब्लैक होल दुर्घटना। तो ये कब हुई थी गाइस? 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने की थी, याद रखो। सिराजुद्दौला ही ने कमरे में बंद कर दिया था। तो ब्लैक होल घटना सिराजुद्दौला से संबंधित है, याद रखो, 1756। चलिए अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। आ जाओ भैया, इस क्वेश्चन को निपटा दें पहले फटाफट। देखो, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? एक भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा होता है, एक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा होता है। यहाँ पर भारतीय शिक्षा का पूछा गया गाइस, कंफ्यूज में मत रहिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा गया, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं जान लो। यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हो, देख लो। तो इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1854 का वुड डिस्पैच। 1854 का वुड डिस्पैच को ही बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ओके, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछे तो 1854 का वुड डिस्पैच को ही बोलते हैं, याद रखो। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? भाग 3 को बोलते हैं। ओके, याद रखिए, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भाग 3 को। कंप्लीट हुआ? पूछ लीजिए भाग, मतलब कि मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? तो भाग 3 कहीं पे लिखा होगा ऑप्शन में, तो वही क्लिक करिए, भाग 3। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। देख लो भाइयों, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लो, पेपर से पहले पहले और ओवर एज से पहले पहले पढ़ लो, क्या पता फिर ओवर एज हो जाओ और मज़ा भी ना आए पूरी लाइफ जीने का। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर यहाँ पर पढ़ लो, फिर बाद में मौके नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए और ना ही कोई पढ़ा पाएगा आप सभी को। आदि ग्रंथ किसने किसके द्वारा संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था, पूछा जा रहा है यहाँ पर। आदि ग्रंथ 18वें का राइट आंसर जा रहा है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था आदि ग्रंथ। कंप्लीट हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखो। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो फटाफट। निम्न में से सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सभी को पता है यार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 19 का डी करेक्ट है भैया। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स ने अंत किया था सती प्रथा का, याद रखें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स ने 1829 में, कब? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राममोहन राय, इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया था, याद रखें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स और राजा राममोहन राय, इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत 1829 में कर दिया। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो फटाफट पहले। ठगी प्रथा का उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, यानी ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक सती प्रथा है, एक ठगी प्रथा है, दोनों है, याद रखो। तो गाइस राइट आंसर मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 20 का करेक्ट है, यहाँ पर फिर से सी, फिर से सी करेक्ट है इसका, याद रखो, फिर से सी करेक्ट है। जो ठगी प्रथा है और सती प्रथा, इन दोनों का ही अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही किया था। उन्मूलन या फिर अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही किया था। ठगी प्रथा का अंत
या उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1830 ईस्वी में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखें आप सभी। कंप्लीट हुआ? चलिए फिर बढ़े जाए अगले क्वेश्चन पर। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से और भी वीडियो चाहिए तो आप सब लोग कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस टाइप से और भी वीडियो बना दीजिए टॉपिक वाइज। ओके तो मैं बना दूंगा। 21 क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बना है यहाँ पर। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या भैया मैसूर में हुई थी? क्या मंगलोर में हुई थी? कुर्ग में हुई थी? आपका भैया श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। 21 का फिलहाल मैच कर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ। श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गाइस सी डी करेक्ट है। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए गाइस इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। 1750 ईस्वी के कर्नाटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 1799 में हुई थी। याद रखें आपके एग्जाम के लिए काफी भारी भरकम क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में बन सकता है आपके एग्जाम में। ओके चलिए बड़ा जाएंगे क्वेश्चन में देखते हैं। चलो इसको कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? सुगौली की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई? कौन करेगा इसको? तो गाइस राइट आंसर फटाफट मैं बता देना चाहता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य एक संपन्न हुई थी सुगौली की संधि। हुई कब थी? ये संपन्न हुई थी गाइस 1816 में। कब संपन्न हुई थी? याद रखो, इस टॉपिक में भी याद रखो, डिटेल्ड वीडियो है तो इस टॉपिक में भी याद रखो। 1816 में सुगौली की जो सुगौली की संधि थी ये संपन्न हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य ये संधि हुई थी, याद रखें। चलिए बड़ा ध्यान क्वेश्चन पर देखिए। इसको कौन करेगा? इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? देखो ध्यान से। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? गाइस 1757 में जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था। ओके 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है। ओके तो राइट आंसर मैच करा दूं मैं? राइट आंसर मैच करा दूं इस क्वेश्चन में? क्या आप लोग बताओगे? आप लोगों को बताना है 40 में से क्या आप सभी के 25 से 30 क्वेश्चन सही हुए या नहीं हुए। 25 से 30 क्वेश्चन सही हुए नहीं हुए बता सकते हो। ओके चलिए फिलहाल राइट आंसर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर चैप्टर खोलना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ जा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। प्लासी का ये युद्ध हुआ था, याद रखें। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पर देखिए इसको। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी या फिर कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी इनमें से कहाँ थी? 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो, फटाफट बताओ। टीपू सुल्तान की राजधानी बताना आप सभी को। क्या मंगलौर थी, मैसूर थी, श्रीरंगपट्टनम थी या भैया आपकी कर्नाटक थी? तो 24 का राइट आंसर मैं मैच करा दे रहा हूँ। कर्नाटक यहाँ पर थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम थी यहाँ इनकी टीपू सुल्तान की राजधानी। भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर जाएगा, याद रखें। पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो फिर आ जाओ क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आ जाओ। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो 25 का करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु बता सकते हो? सिखों के 10 गुरु हैं, याद रखें। तो सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं बता सकता है कोई भी। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं यहाँ पर। राज्य हड़प नीति या फिर राज्य हड़प विलय जो होता है, राज्यों का विलय किसके द्वारा लागू की गई? राज्य हड़प नीति सभी को पता है यार। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता है। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? कौन करेगा इसको? कौन सबसे पहले मार रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भैया लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। ओके तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति स्टार्ट की थी, याद रखें। कब स्टार्ट की थी? 1848 में लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसको कौन कर रहा है। इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? करे फटाफट। अच्छा फिर कौन करेगा देखता हूँ। 27 क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? बता सकता है कोई? 27 का राइट आंसर मैच कर जाएगा भैया ए के साथ। गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी, याद रखें। गुरु अर्जुन देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। चलो फिर आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने वो जो फारसी में लिखा था जफरनामा, किस सिख गुरु ने लिखा था पूछा जा रहा है। 28 का राइट आंसर भैया ए करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, याद रखें। यह गाइस सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो गाइस थे सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे।
10वें गुरु 10 गुरु हुए थे और ये अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आओ अच्छा, इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं, इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं। बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, बट इतना है नहीं जितना सोच रहे हो आप सभी। क्या क्वेश्चन है? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? देखिए, इस कुल 4 संधियां हुई थी, याद रखें। कितनी? कुल 4 संधियां हुई थी। चौथे संधि में गाइस टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, याद रखें। चौथे संधि में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सी संधि की थी? 29 का राइट आंसर भैया मैच कर जाएगा सी के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। याद रखिए, आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिलहाल सी करेक्ट है, याद रखें। थोड़ा नज़र देख लेते हैं, नीचे यहाँ पर आ जाइए। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, याद रखिए। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, याद रखिए। ओके, तो मद्रास की संधि फर्स्ट, सेकंड है मंगलौर की संधि, थर्ड है यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथे में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर भैया यहाँ पर सी करेक्ट है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। आ जाओ फिर इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। क्या क्वेश्चन बनना है ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन बनना है। द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? कौन करेगा इसको? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनेल कार्टिस को माना जाता है गाइस, लियोनेल कार्टिक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लियोनेल कार्टिक्स। ऑप्शन ए राइट है, याद रखें। आ जाओ भैया, इसके बाद 9-10 क्वेश्चन और बचे हुए। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? कौन कर रहा है इसको? बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? 31 का राइट है यहाँ पर डी, वारन हेस्टिंग्स। याद रखें, वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया, अंत कर दिया है। द्वैत शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 1765 में, याद रखें। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन को लागू किया था, बट यहाँ पर वारन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिलहाल राइट आंसर गाइस जा रहा है डी के साथ, मैच कर जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं यहाँ पर। चलिए, वीडियो में नहीं मिलना है, अगले क्वेश्चन पे मिलना है। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन बनना है। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ यार, वीडियो अच्छा लग रहा है? ये जो वीडियो बनना है अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो यार आप सभी से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 4 से 5 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। 4 से 5 लोगों के पास जो स्टूडेंट हो, उसके बाद इस वीडियो को उसके पास हर बच्चा 4 से 5 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करे प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती है। और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आता है, देखते हो, तो प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना है। ओके, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ सकते हो डायरेक्टली। ओके, चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का गाइस द्वैत शासन थी, द्वैत शासन प्रणाली कब से कब तक चली? 1765 से 1772 तक चली। ऑप्शन नंबर भैया ए करेक्ट है, याद रखो। 1765 से 1772 तक राइट है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। चलो फिर आ जाओ इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर आ जाओ, देख लो इसको। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। गाइस राइट आंसर जा रहा है भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ, हेक्टर मुनरो। याद रखें, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसको भी याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बक्सर का युद्ध पूछ लिया जाता है कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखें। ये सारे वीडियो यार, एक क्वेश्चन आते हैं याद कर लिया करो एक बार में प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती यार। जितने भी टाइम देखो वीडियो ईमानदारी के साथ देखो, पूरा फुल वॉच करो, और वे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। दोबारा वो क्वेश्चन दिख जाए तो वे क्वेश्चन क्लिक होने चाहिए सही सही, इसलिए बोलता हूँ यार याद कर लिया करो। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था गाइस? प्लासी की लड़ाई में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, याद रखो। और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर 34 का भैया मैच कर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, रॉबर्ट क्लाइव ने। याद रखें, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था प्लासी की युद्ध में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए, इस गाइस चैनल का टारगेट है ओनली आप सभी की सरकारी नौकरी दिलवाना। आप सभी को सरकारी नौकरी दिलवाना ओनली टारगेट है। तो आप सभी लोग प्लीज़ इस चैनल पर जो भी जुड़े, ईमानदारी के साथ सीरियस बच्चा ही जुड़ेगा, टाइम पास वाला बच्चा नहीं जुड़ेगा, सीरियस बच्चा जुड़ेगा जो रेगुलर रहे मेरे चैनल से और रेगुलर वीडियोज़ देखे, पूरा वॉच करे वीडियोज़। और भी जो ओल्ड वीडियोज़ है वो पढ़ाई के लिए भूखा हो एक तरीके का, वही बच्चा इस चैनल से जुड़ेगा, क्योंकि उसको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको भी पढ़ने से मतलब रहेगा। ठीक है, चलिए, और वो वेट करेगा मेरी वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, भारत का प्रथम शहर कौन सा था। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम शहर पूछ लिया गया कौन सा था, या फिर प्रथम खोजा गया शहर कौन सा था, बता सकता कोई। हड़प्पा था गाइस, कौन सा था, हड़प्पा शहर था भारत में प्रथम खोजा गया शहर। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें। चलो फिर कर लो, इस साथ साथ में इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, निपटा देते हैं। दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, कोई कर पाएगा इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है गाइस। क्या अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, याद रखें, टीपू सुल्तान को कहा जाता है दुनिया का पहला मिसाइल मैन, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो युद्ध के समय छोटी छोटी मिसाइलों का यूज किया था, छोटी छोटी मिसाइलों का प्रयोग किया था किसने, टीपू सुल्तान ने। तो राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। पूछ लेते हैं भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, ना कि अबुल, याद रखें, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अब्दुल और अबुल में, तो अब्दुल हो जाएगा, याद रखें। राष्ट्रपति भी दे, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को गाइस, देख लो। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो, देख सकते हो, राइट आंसर बता सकते हो। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। 37 का भैया मैच कर जाएगा ए के साथ, ये आपका राजस्थान में, याद रखें, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर इस क्वेश्चन को भी निपटा लेते हैं साथ साथ में। क्या क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखो, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, सबसे प्राचीन यानी पुराना, सबसे पुराना विश्वविद्यालय या फिर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन सा था, कौन करेगा इसको सबसे पहले, कौन करेगा। प्लीज़ ईमानदारी के साथ बताएं यार, 40 में से क्या आप सभी के 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जितने भी आए बता सकता है। ओके, तो जान लो यहाँ पर राइट आंसर, सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूपी पुलिस में पूछा गया था 2018 या 17 में, नहीं 17 में नहीं, 18 या 19 में पूछा गया था यूपी पुलिस एग्जाम में। तो 38 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय है सबसे पुराना विश्वविद्यालय या फिर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, याद रखें नालंदा। किस राज्य में बता सकते हो कमेंट करके। कौन करेगा इस क्वेश्चन को। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है ये किस भाषा में है, कौन करेगा इस क्वेश्चन को, कुरल। तो राइट आंसर मैच कर रहा हूँ मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तमिल, तमिल भाषा में है भैया ये कुरल, आपका कुरल जो है तमिल भाषा में है, याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। देख लो भाइयों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। नालंदा जो विश्वविद्यालय है भैया, इसकी स्थापना किस युग में हुई थी। तो 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो, मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर भैया आपका पाल। तो सी करेक्ट है, गुप्त काल में हुई थी, याद रखो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो टेस्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हो और मुझे मोटिवेट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।